हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोगों का कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, कैलकुलस की जानकारी लेने के लिए हम लोग को क्या सब नॉलेज होना चाहिए। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस पढ़ा था बच्चों, मतलब कैलकुलस के बारे में सिर्फ जाना था। लेकिन आज से हम लोगों को ये जानना है कि कैलकुलस को जानने के लिए हम लोगों को किस तरह का नॉलेज रखना होगा। तो बच्चों, कैलकुलस मैंने बताया एक सिस्टम से चलता है और उस सिस्टम का नाम होता है बच्चों फंक्शन। इसलिए फंक्शन का ज्ञान होना चाहिए बच्चों। फंक्शन मतलब क्या बोले थे? रूल। जी हाँ, रूल का ज्ञान होना चाहिए। जैसे अलजेब्रिक रूल हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल हुआ। तो बच्चों, जो आप जानते हो उसके बारे में तो मैंने बताऊंगा, लेकिन जो आपके लिए नया आने वाला है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो क्या सब जानना चाहिए? जी हाँ बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा फंक्शन में आपको कांस्टेंट फंक्शन के विषय में जानना चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है मैं उसका डिटेल बताऊंगा। दूसरा है बच्चों कि आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद आपको तीसरा फंक्शन का ज्ञान होना चाहिए बच्चों, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन। नंबर 4 जो है उसके बाद सिग्नम फंक्शन आता है बच्चों, सिग्नम फंक्शन है ना। और नंबर 5 जो है उसका नाम है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और छठा नंबर लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और एक लास्ट है बच्चों नंबर 7, वो है आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन, या ऐसा कह सकते हो कंपोजिट फंक्शन। जी हाँ बच्चों, कंपोजिट फंक्शन, जिसको कि फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। अर्थात दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन को ज्वाइन करने के लिए भी सिखाएंगे, दिखाएंगे। तो ये हमारे पास 7 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसकी जानकारी आपको रखनी है, और तभी आप कैलकुलस को जान पाएंगे। तो पहला है आपको जानना है कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा आपको जानना है आइडेंटिटी फंक्शन, तीसरा आपको जानना है मॉडुलस फंक्शन, चौथा आपको जानना है सिग्नम फंक्शन, पांचवा नंबर जानना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, छठा नंबर जानना है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और सातवां नंबर जानना है आपको कंपोजिट फंक्शन। जी हाँ, यह 7 फंक्शन पूरी कैलकुलस में आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले बेसिक ज्ञान आपको कैलकुलस के लिए लेना होगा और ये 7 फंक्शन को जाननी होगी, है ना। तो चलिए हम लोग जाने बारी बारी से इस 7 फंक्शन के विषय में। और बहुत सारे कंपटीशन में भी इस 7 फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि फंक्शन, जी हाँ तो बच्चों सबसे पहले मैं थोड़ा फंक्शन के विषय में बता दूं। कोई भी फंक्शन, जी हाँ, a to b इस रूप में मैथमेटिकल रूप में दिखाया जाता है, और साथ साथ इस रूप में भी दिखा सकते हैं y = fx, है ना, y = fx। ये होता है इनपुट। जी हाँ, कई जगह हम बता चुके हैं इनपुट, जिसको कि डोमेन कहते हैं बच्चों, जिस पर फंक्शन डिपेंड करता है। फंक्शन का ये भी जानना चाहिए। और ये होता है आउटपुट, आउटपुट, जी हाँ, आउटपुट, जी हाँ, ये रेंज कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है बच्चों। तो दो चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक डोमेन और दूसरा रेंज। यहाँ जो है बच्चों y = fx, ये 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है। इसमें x आपका डोमेन है क्योंकि x पर डिपेंड करता है,
और y आपका रेंज है ना। और ये तो f समझ रहे हैं रूल है अर्थात फंक्शन है। तो आप जान चुके हैं कि फंक्शन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक डोमेन और दूसरा रेंज। तो आइए चले हम लोग, सबसे पहला फंक्शन का नाम आपने क्या जाना था, कांस्टेंट फंक्शन। जी हाँ बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन जो आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं करे। जी हाँ बच्चों, ये देखिए fx इक्वल टू सी, ये देखिए c मतलब होता है कांस्टेंट। c मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। अब जैसे मैं कहूं कि x के प्लेस पर आप पुट करो 1, x के प्लेस पर 1, f1 क्या रखेंगे बच्चों, f1 रखे, रिजल्ट होगा c। x बराबर 2 भी रखिएगा, f2 रिजल्ट क्या होगा c। x इक्वल टू 3 रखिएगा, रिजल्ट क्या होगा c। इसका मतलब है आप कोई भी डोमेन रखो, रिजल्ट क्या होगा c, कांस्टेंट। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये इस आउटपुट जो है बिल्कुल फिक्स रहता है, चेंज नहीं करता है, इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और ये भी समझ लें, जैसे एग्जांपल के रूप में आपको कहना चाहते हैं कि fx बराबर c के जगह पे 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, fx इक्वल टू 2, fx इक्वल टू 3। जी हाँ, ये c क्या है, कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो जी हाँ, ये कहने का सेंस है कि आप इनपुट जो है, आप कोई भी चीज करो, आउटपुट चेंज ना करे, उसी को हम लोग क्या नाम दिए बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन। और मैं बता देना चाहता हूं कि इसका जो ग्राफ होता है इस तरह का होता है। ये देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, ये 0 है। अब देखिए c, सपोज कीजिए ये मैंने c लिया, अब 1 0 पर भी c, 1 पर भी c, यहाँ 1 लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, यहाँ 4 लिया, इस तरह से चलते रहेगा। 2 पर भी c, 3 पर भी c, 4 पर भी c। तो बताइए, अगर सब पॉइंट को ज्वाइन करें तो एक लाइन हो जाती है जो पैरेलल टू किसके होती है, x एक्सिस के। जी हाँ बच्चों, यही कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वह हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। जी हाँ बच्चों, x एक्सिस के पैरेलल, इसीलिए इसका डोमेन जो हो जाता है बच्चों, डोमेन देखिए, डोमेन किसको कहेंगे, x एक्सिस पर जो रहता है वो डोमेन है, y एक्सिस पर जो रहता है वह रेंज है। तो x एक्सिस देखिए, इधर भी निगेटिव भी रख सकते हैं और पॉजिटिव तो रखे ही। इसका मतलब है -∞ से +∞, जिसको कि आप r बोलते हैं, r मतलब रियल नंबर। जी हाँ, क्योंकि कैलकुलस में जितना भी डोमेन हो या रेंज, वह रियल नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर पर ही कैलकुलस डिफाइन किया गया है बच्चों, है ना। उसके बाद अगर रेंज की बात करें तो रेंज तो एक ही, आउटपुट क्या है इसका, आउटपुट सिर्फ c है, देखिए हर जगह c। इसलिए ये देखिए पैरेलल है, बीच में डिस्टेंस हमेशा c है सब जगह, इसलिए y एक्सिस पर c है तो रेंज आपका c हुआ। इसको मिडिल ब्रैकेट में दीजिए, क्योंकि अकेला, जहां कोई भी अकेला रहे, सिंगल रहे, तो उसको मिडिल ब्रैकेट में दिया जाता है। इसका मतलब है कि कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन हो गया r और रेंज हो गया c। तो ये याद रखेंगे, और यह हर जगह चलते रहता है, मूव करते रहता है, -∞ से +∞, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग सेकेंड नंबर फंक्शन देखेंगे। वो सेकेंड नंबर आपका है आइडेंटिटी फंक्शन। जी हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहा जाता है, वो देखना है। आइडेंटिटी फंक्शन fx इक्वल टू x, क्या समझ रहे हैं, इनपुट है x और आउटपुट भी x, मतलब जो आप डालिएगा वही, अगर एक कहावत है, जैसा कीजिएगा वैसा आपको परिणाम भी मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट भी आपका अच्छा नहीं होगा, और पढ़िएगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है आइडेंटिटी, इसी को कहा जाता है, अर्थात जो इनपुट किया जाए वही आउटपुट हो जाए, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में
अगर x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 1, x के प्लेस पर 2 रखेंगे रिजल्ट क्या होगा 2, x के जगह पे 3 रखेंगे रिजल्ट क्या होगा 3। तो जी हाँ, जो भी रखें x के जगह पे c रखेंगे रिजल्ट क्या होगा c। तो जो भी रखा जा रहा है आउटपुट वही हो रहा है, मतलब इनपुट जो आप रख रहे हो वही आउटपुट हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। अब इसका ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। अब देखिए यहां देखिए 0, ठीक, 1 पर 1, यहां अगर 1 देते हैं यहां 1 है, यहां 2 देते हैं यहां आपका 2 है, यहां 3 देते हैं यहां आपका 3, ठीक है। यह भी सोच के दे सकते हैं, ये देखिए है ना। तो इस तरह से मूव करते रहता है स्ट्रेट लाइन बीचों बीच। ये देखिए ये आपका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हुआ मिडिल में, और ये 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, इधर भी 45 एकदम बीचों बीच जाए, fx इक्वल टू एक्स। जी हाँ, ये है आइडेंटिटी फंक्शन। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो आप जैसा कि जानते हैं y बराबर mx प्लस c होता है, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, और c आपका 0 हो जाए, y इक्वल टू mx, यह ऑरिजिन से पास करता है, पासिंग ऑरिजिन, है ना, ऑरिजिन से पास करता है, तो ऑरिजिन से तो पास कर रहा है। दूसरा m अगर 1 हो गया, 1 m अगर 1 है, m का मान m1 हो जाएगा तब ना y बराबर x हो जाएगा, यहाँ y बराबर x है, m1 होने का मतलब है tan थीटा 1, और tan थीटा 1 मतलब थीटा इक्वल टू 45। तो जी हाँ, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ऑरिजिन से पास करता है ना, वह क्या होगा, उसका c नहीं होगा बच्चों, साथ साथ m अगर 1 होता है तो 45 डिग्री बनाता है ना। और आप देख चुके हैं कि किस तरह ये बना रहा है, तो ज्योमेट्री के अनुसार ऐसे सोच सकते हैं, अदरवाइज पॉइंट वाइज अगर बैठाएंगे तो इस तरह सोचेंगे बच्चों। तो बड़े बड़े सवाल में हम लोग ज्योमेट्री के द्वारा ही सोचते हैं बच्चों, कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c, इसमें हमने c नहीं देखा तो c 0 है, c जैसे 0 होता है किसी भी इक्वेशन का, किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का, तो वह ऑरिजिन से पास करता है, और ऑरिजिन से पास करवा दिए। साथ साथ m1 है, तो m1 होने का मतलब है tan थीटा 1, मतलब आप जानते हैं स्लोप है ना। और जैसे ही tan थीटा 1 हुआ, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री हो गया मतलब बीचों बीच या मिडिल में पास करेगा। तो यह आइडेंटिटी फंक्शन हुआ बच्चों। अब इसका डोमेन देख सकते हैं, डोमेन देखिए, डोमेन एक्स एक्सिस पर हमेशा दिखता है बच्चों, और रेंज वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर छाया गिराइए, ये देखिए इस यह ग्राफ है, इसका छाया माइनस इंफिनिटी, इधर देखिए प्लस इंफिनिटी, इसका मतलब है डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जिसको आप आर भी कहते हो, है ना। और रेंज देखिए, रेंज के लिए किस पर छाया गिराना होगा, छाया मतलब शेडो, है ना, किस पर गिराना होगा वाई एक्सिस पर। तो इससे अगर छाया गिराया जाए तो प्लस इंफिनिटी इधर, है ना, और यहाँ देखिए माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब है कि भी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट मींस आर। तो जी हाँ बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन जब भी आपको कहीं मिल जाए कि fx इक्वल टू एक्स, तो कह सकते हैं कि यह आइडेंटिटी फंक्शन है जिसका डोमेन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और रेंज भी क्या है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। समझ रहे हैं, तो ग्राफ भी जान गए और साथ साथ उसका डोमेन एंड रेंज भी जान गए। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, अब आइए हम लोग तीसरे नंबर फंक्शन पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। आप भी सुने होंगे मॉडुलस फंक्शन। जी हाँ, तो मैं बता देना चाहता हूं मॉडुलस फंक्शन क्या है। देखिए मॉडुलस फंक्शन को तो हम fx से डिनोट करते हैं, और मॉडुलस फंक्शन का साइन होता है
दो लकीर और इसके अंदर कोई भी नंबर डाला जाए, पॉजिटिव नंबर डाला जाए या निगेटिव नंबर डाला जाए, मॉडुलस फंक्शन कहता है कि इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए। ये मॉडुलस फंक्शन का सिस्टम है। यह धनात्मक रिजल्ट ही देता है, ऋणात्मक रिजल्ट देता ही नहीं है ना। अभी देखते होंगे ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो निगेटिव अगर हो रहा है तो उसको भी पॉजिटिव के रूप में सोचकर आगे बढ़ जाता है बच्चों। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि पॉजिटिव भी है तो उसको निगेटिव सोचता है और निगेटिव है तो पॉजिटिव सोचता है जहां, लेकिन ये क्या सोचता है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, अगर निगेटिव है तो भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा बच्चों। इसका मतलब है कि यह निगेटिव रिजल्ट आउटपुट जो इसका होगा वह ऑलवेज आउटपुट मतलब रेन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब प्रश्न उठता है कि यह पॉजिटिव कैसे हो जाता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह पॉजिटिव कैसे बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना होगा कि अंदर का क्या रिजल्ट है, क्या साइन है, पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। एक्स का साइन क्या होना चाहिए, तभी उसके अनुसार हम लोग इसको पॉजिटिव बना सकेंगे। क्योंकि इस लाइन जो देख रहे हैं उस लाइन के बाहर दो साइन काम करता है, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव, जो कि पॉजिटिव बनाता है बच्चों। अब जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक हम कैसे बना पाएंगे। अगर अंदर में पॉजिटिव हो तो बाहर पॉजिटिव काम करने लगता है, क्योंकि एक साथ दोनों काम नहीं करता। अगर अंदर में पॉजिटिव है बाहर में पॉजिटिव काम करेगा तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर अंदर में निगेटिव हो तो बाहर निगेटिव काम करेगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसका तात्पर्य हुआ कि आपको ये पता लगाना होगा। तो जी हाँ बच्चों, किसी भी वेरिएबल के बारे में, जैसे आपको हम बोले कि 2, जी हाँ बच्चों 2 क्या यह साइन रखता है, तो आप निश्चित बता देंगे कि यह पॉजिटिव साइन रखता है बच्चों, अगर पॉजिटिव साइन रखता है। अगर आपको कहें कि -2 बताइए इस नंबर का क्या साइन है, तो आप निश्चित बता दोगे कि इसका साइन क्या है, निगेटिव है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल ले लिया जाए तो बता सकते हैं कि इसका साइन क्या होगा, जी नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल है, यह निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब है x के प्लेस पर आप निगेटिव भी रख सकते हो, मान लीजिए कि -2 रख सकते हैं, उसके बाद x के जगह पे 0 भी रख सकते हैं, और उसके बाद x के जगह पे +2 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई वेरिएबल है तो आपको 3 केस मानना होगा। उसी तरह यहां देखिए आपको 3 केस लेना होगा। एक लेना होगा कि x जो है वह लेस देन 0 मतलब कि x आपका निगेटिव है, दिख नहीं रहा, निगेटिव दिख नहीं रहा, लेकिन ये पता चल रहा है कि x निगेटिव है, और जब x निगेटिव हो तो mod x का मान -x होगा, क्योंकि देखिए x में साइन मालूम चल रहा है कि निगेटिव है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो बाहर का साइन क्या काम करेगा, माइनस, इसीलिए ये क्या हो जाएगा -x, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें कि x का 0 मान है तो बताइए mod x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर क्योंकि इसके 0 है तो कोई साइन नहीं, ना प्लस ना माइनस काम करेगा, है ना। और x अगर आप ये कहिए कि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो फंक्शन आपका हो जाएगा बच्चों मॉडुलस का रिजल्ट +x, क्या हो जाएगा +x। इसका मतलब है कि जब भी आप इस मॉडुलस साइन से बाहर निकालेंगे तो आपको अंदर का पता रहना चाहिए। इसीलिए आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि f(x) बराबर mod x हो, इसको +x लिख सकते हैं जब x ग्रेटर देन 0, उसके बाद -x लिख सकते हैं x लेस देन 0, और 0 लिख सकते हैं जब x इक्वल टू 0। मतलब मॉडुलस 3 रूपों में निकल सकता है बच्चों, है ना। लेकिन अगर कोई नंबर रहेगा तो आपको 3 रूपों में निकालने की जरूरत नहीं है, उसको पॉजिटिव बना के निकालना है।
है ना। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं ये बात, आपको ये लग रहा होगा कि कहीं x लेस देन 0 में माइनस कैसे आ गया, तो ये माइनस मॉडुलस के बाहर का है बच्चों, इसके प्लेस पर अगर माइनस रखिएगा, मान लीजिए x के जगह पे आप -2 रखिए, तो क्या होगा, माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा कि नहीं। जी हाँ बच्चों, ये कहना है कि अगर आप निगेटिव भी रखेंगे तो यह निगेटिव पॉजिटिव बना देगा। यहाँ तो पॉजिटिव था ही, तो इसलिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव रख दिया, ये तो जीरो सेंस में रह गया। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और ये भी बताना चाहते हैं बच्चों कि जैसे कि आप कहीं भी कोई नंबर का मॉडुलस निकालते हैं, मॉड 2, तो क्या होगा 2, दैट मीन्स +2, ये +2। अब मॉड -2, इसका भी +2 ही होगा। जी हाँ, तो अगर देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं किसी को, तो -2 और माइनस, तो माइनस माइनस +2। जी हाँ, और अगर 0 हुआ तो 0 लिखें। लेकिन यही अगर कोई मान लो कि हम कहें कि a मॉड a, अब ये बताइए a का साइन आपको पता है कि क्या है, प्लस है कि माइनस है कि 0 है, क्योंकि ये क्या हो गया, वेरिएबल रूट। तो इसको निकालना जब भी होगा तो आपको कंडीशन के साथ निकालना होगा कि a पॉजिटिव अगर रहता है तो प्लस a लेंगे, a अगर निगेटिव रहता है तो माइनस a लेंगे, और a अगर 0 रहता है तो 0 लेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो ये मॉडुलस की कहानी है बच्चों, है ना। और अगर इसका हम ग्राफ भी देखेंगे तो ग्राफ भी खूब बढ़िया से हम लोगों को समझ में आएगा, है ना। तो चलिए यहां हम ग्राफ बताते हैं। देखिए इसका ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स डैश, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई डैश, और जी अब देखिए इधर लेफ्ट साइड लेस देन 0 होता है, राइट साइड ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो लेस देन 0 में क्या रिजल्ट है, -x, और -x अगर y बराबर -x है ना, y बराबर -x है, तो मैंने आपको समझाया था यहाँ c क्या हो रहा है, 0 है। इसका मतलब c आपका 0, y बराबर mx + c, m हो गया आपका -1, और -1 मतलब tan थीटा का मान -1, और tan थीटा का मान -1 कब होता है, 135 डिग्री पर। तो 135 डिग्री देखिए, सबसे पहले तो ऑरिजिन से पास करेगा, इधर से पास करे या इधर से पास करे, लेकिन यहाँ 135 होगा तो 135 यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ आएगा, इसका मतलब ये देखिए ये लाइन पास करेगा, लेकिन आपको 0 के बाद नहीं जाना है, इसलिए इधर आपको हटा देना है ना, ऑरिजिन तक ही आएगा। ये आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ 135 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब +x, तो y बराबर +x +0, c 0 है, और जिन से पास करेगा, और m आपका +1 हुआ, +1 होने का मतलब tan थीटा +1, और tan थीटा +1 माइनस थीटा बराबर 45 डिग्री, इसका मतलब ये लाइन पास करेगा, है ना, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि ये आपका लेफ्ट साइड लेस देन 0 तो नहीं होगा, तो इसलिए इधर वाला आपको मिटा देना होगा, और फिर आपको देखना होगा ये 45 डिग्री। अब ये बताइए ये कैसा ग्राफ, ये हो गया आपका mod x का मान माइनस है, और ये हो गया mod x का मान +x, और ये तो 0 है ही, इसका मतलब कैसा शेप हो गया, V शेप हो गया। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस का ग्राफ हमेशा V शेप का रहता है, सही है। अब इसका डोमेन जान लें, डोमेन क्या होगा, चलिए छाया गिराए, शैडो गिराए, ये देखिए इस लाइन से शैडो गिराएंगे तो -∞, इधर गिराए तो +∞, -∞ टू +∞, और रेंज देखिए, बताइए रेंज यहाँ ऑरिजिन से गिर रहा है, ऑरिजिन से +∞ तक, इधर से भी गिराइए ऑरिजिन से +∞ तक। जी हाँ, डबल नहीं हो गया क्या इधर,
सिर्फ क्या हुआ, ओरिजिन से इन्फिनिटी तक। ये देखिए ये क्लोज हुआ क्योंकि ओरिजिन भी है और इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है, इसलिए 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी क्या बताता है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डोमेन मतलब मॉडुलस फंक्शन में निगेटिव भी डाल सकते हो, 0 भी डाल सकते हो एंड पॉजिटिव भी डाल सकते हो, लेकिन इसका आउटपुट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए हैं? तो जी हाँ, यही मॉडुलस फंक्शन है। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो V शेप बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए नोट कर लें। चलिए बच्चों, मॉडुलस फंक्शन हम लोग देख चुके। अब नंबर 4 आ रहा है, जिसको कि कहते हैं सिग्नम फंक्शन। ऐसे बच्चे लोग इसको सिंगम भी पुकार लेते हैं बच्चों, लेकिन सिंगम नहीं है, ये सिग्नम है ना। ये क्या है, ये बच्चों मॉडुलस और विदाउट मॉडुलस के रेशियो से बनाया गया फंक्शन है। जी हाँ, मॉडुलस, मॉड x बाय x, ये है बच्चों मॉड x बाय x, ये मॉडुलस फंक्शन है। अर्थात मॉडुलस फंक्शन हुआ, नीचे विदाउट मॉडुलस है, दोनों का रेशियो कहलाता है सिग्नम फंक्शन। अब इसका रिजल्ट बच्चों, जब मॉडुलस आता है तो आपको कितना केस याद आता था, 3 केस। जी हाँ, जब भी मॉडुलस रहे उसको 3 केस में, सबसे पहला इसको देखिए 0 पर देखना है तो 0 पर 0 होगा। उसके बाद लेस देन 0 देखना है तो मॉड x का मान -x होगा। उसके बाद ग्रेटर देन 0 देखना है तो मॉड x का मान +x होगा। समझ रहे हैं आप, है ना? तो चलिए, तो यहां आपको सबसे पहले हम x ग्रेटर देन 0 लेते हैं, अर्थात ये वाला। तो बताइए +x बाय x कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। हो जाएगा ना बच्चों? अच्छा, समझ रहे हैं ना? मॉड x के प्लेस पर +x रखे बाय x। उसके बाद x लेस देन 0 लीजिए, तो मॉड x के जगह पे क्या लेंगे, -x। तो -x बाय x क्या हो जाएगा, -1। और x इक्वल टू 0, अगर 0 लेते हैं तो 0 बाय x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जी हाँ, ये 3 रूपों में होता है। x अगर पॉजिटिव लिया जाए तो +1, x अगर नेगेटिव लिया जाए तो -1 और x इक्वल टू 0 लिया जाए तो 0 होगा। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश 0, ये आपका +1 है, ये 0 है और ये -1 है, ठीक है? चलिए, इधर हुआ x लेस देन 0, इधर हुआ x ग्रेटर देन 0। अब बताइए x ग्रेटर देन 0, सबसे पहले लेते हैं x ग्रेटर देन 0। इधर ग्राफ होगा हमारा और ग्राफ किस पर होगा, +1। तो याद कीजिए, आपने पहला फंक्शन पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन, क्या बताया था, पैरेलल टू x एक्सिस। ये कांस्टेंट फंक्शन ही है, पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन 0 के बाद, तो 0 को छोड़ के इसलिए एक छोटा सा शून्य देना है और उसके बाद ग्राफ खींचना है पैरेलल टू x एक्सिस, ये ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद 0 पर तो 0 ही है, उसके बाद लेस देन 0 में देखिए -1, -1 मतलब लेफ्ट साइड आएंगे बच्चों, यहां भी आपको हटाना होगा। ये देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 0 के बाद ये स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, इसीलिए 0 पर 0। और यहां देखिए -1 में देख रहे हैं 0 के पहले स्टार्ट हुआ, इसलिए इस तरह से। तो जी हाँ, लेफ्ट साइड इस तरह चला जाता है, राइट साइड उधर चला जाता है और 0। तो इसका डोमेन हो गया बच्चों -∞ से +∞, ओवरऑल टोटल, है ना, जिसको R भी कह सकते हो। और रेंज आपका 3 रिजल्ट हुआ सिर्फ, इसलिए मिडिल ब्रैकेट में देना है। एक रिजल्ट हुआ -1, 0 और +1, है ना। तो ये 3 नंबर आउटपुट है। तो ये कहलाता है आपका सिग्नम फंक्शन। जी हाँ बच्चों, सिग्नम। तो हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं, SIGN, सिग्नम, है ना। इस तरह शॉर्ट में हम डिनोट कर सकते हैं, ये फंक्शन है। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने 4 फंक्शन देखा। आइए 5वां नंबर फंक्शन, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
फंक्शन। इसका क्या काम है, पहले तो ये जानिए कि इसका साइन क्या होता है। कैपिटल ब्रैकेट के अंदर नंबर को रखा जाता है। कोई भी नंबर अगर रखना है, पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे जो भी रखे, डेसिमल है या इंटीजर है जो भी है ना, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से जाना जाता है। और इससे जो बाहर निकलता है इसको पॉजिटिव निगेटिव से नहीं लेना देना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, जी हाँ बच्चों, अर्थात इंटीग्रल मतलब होता है पूर्णांक। वह हमेशा पूर्णांक निकालता है बच्चों। क्या निकालता है बच्चों? पूर्णांक, इंटीजर। तो ये जानिए कि हमेशा इंटीजर ही निकालता है। और ये भी मैं बता दूं कि इंटीजर कैसा निकालता है। तो इस जो भी नंबर इसमें डाला जाए उस नंबर से या तो छोटा होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ इक्वल टू भी एक्स हो सकता है और लेस देन एक्स भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? इक्वल टू उस केस में होगा जब खुद ये इंटीजर, खुद क्या हो? इंटीजर, तो इक्वल टू होगा। समझ रहे हैं? ये देखिए, ये भी मैं बता दूं कि एक नंबर लाइन लिया, देखिए याद होगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना? इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है? अब देखिए मैं बताना चाहता हूं, जैसे 0 और 1, अगर 0 है, खुद 0 है, तो 0 का इंटीजर 0 ही होगा। और 0 और 1 के बीच में भी कोई नंबर हो तो सबका क्या होगा? 0 ही होगा। सबका क्या होगा? 0 ही होगा। इसका मतलब इसके बीच में जितना भी नंबर है, कहां से? 0 से लेके 0 से 1 को छोड़, जी हाँ बच्चों, 1 को छोड़, ठीक है? तो सबका क्या होगा? 0 ही होगा, है ना? और 1 और 2, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि देखिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, इंटीजर होगा तो इंटीजर या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि लेस देन 0, उस नंबर से छोटा होना चाहिए। जैसे हम 0 है, 0 का इंटीजर निकालेंगे तो 0 होगा। यही 0.1 का निकालेंगे तो भी 0 होगा। 0.2 का निकालेंगे 0 होगा। 0.3 का निकालेंगे 0 होगा। 0.5 का निकालेंगे 0 होगा। 4 का निकालेंगे 0.9 का निकालेंगे 0 होगा। 0.99999 का निकालेंगे तो भी 0 होगा। समझ रहे मेरी बात? लेकिन अगर आप 1 का निकालिएगा, 1, जी हाँ, 1 और 2 के बीच में जितना भी नंबर है उसका सबका 1 होता है। अर्थात 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। इसका तात्पर्य है कि हम लोग 1.9 का भी निकालेंगे तो 1 ही होगा। और अगर 2 माइनस निकाला जाए तो भी 1 होगा। 2 माइनस का होता है मतलब कि 2 से सिल्ली छोटा, हाँ, थोड़ा सा छोटा। छोटा जैसे हो गया उसका रिजल्ट 1 होगा। फिर देखिए 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच जितना भी नंबर है 3 को छोड़ के, किसको छोड़ के? 3 को छोड़ के, 3 को छोड़ के सबका होगा, सॉरी, सबका होगा 2 और 3 का के बीच का सबका होगा 2। जैसे 2 खुद इंटीजर है, मैंने कहा ना, अगर इंटीजर है तब तो वही नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो भी आपका 2 ही होगा। 2.9 2 ही होगा। 2.999 2 ही होगा। और 3 माइनस अगर दिया जाए तो भी 2 ही होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद अगर लेफ्ट साइड जाते हैं, देखिए अगर -1 और 0 के बीच देखा जाए, -1 और 1 के बीच, -1 और 0 के बीच देखा जाए, सबका होगा -1, किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के।
फिर -2 और -1 के बीच देखा जाए, इसमें भी सबका होगा -2, है ना। तो जी हाँ बच्चों, ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, नाम है ग्रेटेस्ट लेकिन काम हो रहा है छोटा वाला। बच्चों ये ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड से सबसे बड़ा हुआ ये, और राइट साइड से सबसे छोटा हुआ ये, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्रेटेस्ट, और इसका नाम लिस्ट रखा जाएगा बच्चों, जब लिस्ट हम पढ़ेंगे तब, है ना। ये मतलब होता है। तो तात्पर्य ये हुआ बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा कि mod x इक्वल टू डायरेक्ट x होगा जब x क्या हो, x इज इंटीजर, x क्या हो, इंटीजर माने पूर्णांक, ठीक है। और का मान लेस देन x होगा कब, जब x इज डेसिमल, x इज क्या हो, डेसिमल। समझ रहे मेरी बात, यानी क्या बोला, डेसिमल मतलब फ्रैक्शन, है ना, नॉट इंटीजर। डेसिमल क्या कहिए, नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर। समझ रहे मेरी बात। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप किसी भी इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे तो वह वही निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई इंटीजर नहीं डालेंगे, नॉट इंटीजर डालेंगे, डेसिमल डालेंगे, तो आपका निकलेगा लेस देन, है ना। आइए इसके बाद इसका हम लोग ग्राफ भी जानेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया, जैसे आपको मान लीजिए 5, फिर देखिए 5 क्या है, पहले ये पहचान लो, 5 इंटीजर है या नॉट इंटीजर है। 5 इंटीजर है, इसका मतलब इसका रिजल्ट 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लिखें कि 5.4, ये क्या है, 5.4 क्या इंटीजर है या नॉट इंटीजर है, तो नॉट इंटीजर है। अब ये सोचना है इस नंबर से छोटा नंबर रखना है, तो पहले ये देख लीजिए 5.4 कहाँ है, किस नंबर के बीच है, तो 5 और 6 के बीच है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5 होगा। जी हाँ, ठीक है, समझ गए। अच्छा फिर चलिए, अगर आप मान लीजिए 6 लिए, 6 क्या है, इंटीजर है, नॉट इंटीजर है, बताइए, इंटीजर है, इसका मतलब यही रह जाएगा। और अगर हम कहें कि 6.9 क्या है, 6.9 इंटीजर है कि नॉट इंटीजर है, तो नॉट इंटीजर है बच्चों, तो इसके लिए आपको देखना होगा 6.9 किसके बीच है, 6 और 7 के बीच है। इसका मतलब है जो छोटा होगा, छोटा कौन है, 6, तो ये 6 होगा। तो मैंने ये भी समझा दिया कि क्यों इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर पड़ा बच्चों, है ना। नाम से लग रहा है कि रिजल्ट भी होना चाहिए बड़ा, तो जी हाँ बच्चों, बड़ा देखने में नहीं लगता है लेकिन सोच में लगता है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, क्या होता है, निकट में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, जो निकट वस्तु को हम लोग आराम से देख पाते हैं, लेकिन दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि। और दीर्घ दृष्टि दोष किसको कहते हैं, जिसमें दीर्घ देख पाते हैं, अर्थात उल्टा बात हो रही है, जिसको देख पा रहे हैं वो दोष है नहीं। इसलिए बच्चों उसी तरह ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट इंटीजर होता है, जो छोटा होता है उसका नाम पड़ता है ग्रेटेस्ट, जो बड़ा होता है उसका नाम लिस्ट पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लें, उसके बाद इसका ग्राफ भी बता देंगे आपको। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग जब जान गए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका ग्राफ देख लें। ये देखिए इसका ग्राफ, बड़ा प्रोफेशनल ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, 1 2 3, ज़्यादा नहीं लेते हैं, -1 -2 -3, +1 +2 +3, -1 -2 -3, सही है। अब चलिए, आपको पता है कि 0, देखिए ध्यान दीजिएगा,
ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा सिस्टम में तो आना पड़ेगा। जीरो क्या होता है, जीरो का जीरो होता है, ठीक है। अच्छा 0.1 लिया जाए क्या होगा, जीरो होगा। 0.9 कहा जाए क्या होगा, जीरो। इसका मतलब है कि जीरो से लेके 1 से पहले तक सबका रिजल्ट जीरो हुआ। लेकिन अगर 1 की बात करें तो 1 का क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर इसका मतलब है यहाँ चले जाएंगे हम लोग, है ना। इसलिए यहाँ आपको सुनना देना होगा। यहाँ से फिर चलना शुरू करेंगे। 1.1 1 1.5 1 1.999 का भी 1। इसलिए यहाँ से यहाँ तक का आपको 1, सिर्फ किसको छोड़ के, 2, क्योंकि जैसे ही 2 हुआ आपका 2 हो जाए फिर तो यहाँ चले आएंगे आप, है ना। यहाँ चले आएंगे और यहाँ से आप चलेंगे, ये देखिए 2 का 2, 2.1 का 2, 2.2 का 2, मैंने चलते रहेगा 2.9999 तक का 2 होगा। इसलिए ये ग्राफ होगा और फिर 3 पर आके हट जाएंगे। तो इसी तरह बैक में आप देखिए क्या देख रहे हैं, आगे जीरो हो रहा है, सबके आगे जीरो होगा। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं बच्चों। तो क्या देख रहे हैं, आगे जीरो हो रहा है, जी हाँ बच्चों। तो ये इसका ग्राफ का सिस्टम है कि आगे जीरो होना चाहिए। एक तरह से अगर कहे ये प्रोफेशनल हुआ बच्चों। जब हम लोग मैंने आप देखते होंगे कि कभी कभी आप मैंने ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मैंने किसी सेंस के आधार पर नहीं बाहर की तरफ मैंने आंसू गिराते हैं, इमोशनल आंसू नहीं है, प्रोफेशनल आंसू हो। तो वही बात, ये प्रोफेशनल आंसू है बाहर की तरफ। आप लोग बच्चे लोग भी ऐसा काम करते हो, बच्चे में किए होंगे कि जब स्कूल जाने का इच्छा नहीं करता था तो हम लोग मम्मी पापा के पास रोने लगते थे कि आज इस तरह का है प्रॉब्लम, इस तरह का है ना। तो जी हाँ बच्चों, वही चीज यहाँ भी है। तो आगे इसका हम ये बताना चाहते हैं कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन तो आर हो गया, सब कुछ डाला जा सकता है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, रेंज। तो इंटीजर, रिजल्ट क्या हुआ, इंटीजर जेड। अर्थात इसका जैसे कि उसमें क्या देखे थे कि मॉडुलस फंक्शन में कि पॉजिटिव रिजल्ट हुआ था, इसलिए उसका पॉजिटिव मॉडुलस हुआ। और इसका इंटीजर सिर्फ आया, निगेटिव भी आ सकता है एंड पॉजिटिव भी, इसलिए और डाला जा सकता है हर कुछ, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, है ना, हर कुछ, है ना, ऑल रियल नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों आइए हम लोग 6 नंबर देखें, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही पूरक है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। जी हाँ, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसका स्मॉल ब्रैकेट होता है रिजल्ट, और यह भी जो भी निकालता है वह इंटीजर ही निकालता है, इसलिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। लेकिन इंटीजर तो छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। तो कौन सा इंटीजर निकालता है, जी हाँ बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें इक्वल टू भी निकालता है और साथ साथ ग्रेटर देन भी निकालता है। इक्वल टू उस समय निकालता है जब खुद इंटीजर है, अंदर में जो डाल रहे हो वो इंटीजर है, और अगर इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर, इसका मतलब है ग्रेटर देन, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे आपका माय 2 है, 2 क्या है, 2 इज क्या है, इंटीजर, 2 इज इंटीजर। जी हाँ, इसलिए 2 हो गया, ठीक है। और अगर हम कहें 2.1, ये तो इंटीजर नहीं है, 2 इज नॉट इंटीजर, 2 इज नॉट इंटीजर। इसका क्या होना चाहिए बच्चों, तो मैं बता देना चाहता हूं, देख लीजिए 2.1 कहां है, तो 2 और 3 के बीच में है, 2 और
3 के बीच, तो मैंने क्या कहा था, उस नंबर से बड़ा, तो बड़ा कौन हुआ 3, इसका रिजल्ट 3 हो गया। 2.9 भी रहेगा तो इसका भी क्या होगा 3 होगा। 2.99 रहेगा तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा 3। समझ रहे मेरी बात? तो जी हाँ, ये कहने का सेंस है कि आपको जब भी निकालना है तो देख लेना है कि अगर लिस्ट इंटीजर में इंटीजर है तब तो वही नंबर हो जाएगा, और अगर नॉट इंटीजर है तो इसका मतलब उस नंबर से बड़ा लेना होगा, है ना। फिर देखिए, फिर आप कुछ एग्जांपल लीजिए, जैसे 3 है, 3 का 3 हो जाएगा क्योंकि 3 क्या है, खुद इंटीजर है। 3.1 का बताइए क्या हो जाएगा 4। 3.5 का बताइए 4। 3.9 का बताइए 4, है ना। तो इसका मतलब है कि जो इंटीजर है वह तो खुद हो जाएगा, जो इंटीजर नहीं है बस उस नंबर से बड़ा वाला जो देखना है, ठीक है। तो ये हम नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए 0 1 2 3 -1 -2, देख रहे हैं। अगर 0 1 के बीच का निकालना है, 0 और 1 के बीच सबका होगा 1, 1 2 के बीच निकालना है सबका होगा 2, 2 3 के बीच निकालना है सबका होगा 3, है ना। समझ रहे हैं? तो ग्रेड इसी को कहा जाता है लिस्ट इंटीजर। अब ये देखिए लिस्ट नंबर मैंने वहां समझाया था, लिस्ट माने छोटा होता है, लेकिन छोटा वाला काम नहीं हो रहा है ना, काम हो रहा है बड़ा वाला। लेकिन अगर सेंस के आधार पर देखा जाए तो छोटा वाला ही काम हुआ। देखिए अगर आप देख रहे हो यहां, तो इस नंबर का लेफ्ट 2 है, राइट 3 है ना। तो लेफ्ट कहलाता है ग्रेटेस्ट, राइट का कहलाता है लिस्ट कहलाता है बच्चों। लेफ्ट ग्रेटेस्ट क्यों कहलाया, क्योंकि इधर से सबसे बड़ा हुआ, सबसे ग्रेटेस्ट हुआ, इसीलिए ग्रेटेस्ट बोला गया। और राइट से सबसे छोटा कौन हुआ 3, इसलिए इसको लिस्ट बोला गया। तो याद रखें कि ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट इंटीजर में अपोजिट सेंस से काम होता है बच्चों, समझ रहे हैं। तो ये कहलाता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। और साथ साथ इसका ग्राफ भी हम लोग देख सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर ले, तब ग्राफ बना देते हैं। हाँ तो बच्चों ग्राफ देख लेते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन का। एक्स एक्सिस, y एक्सिस 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, समझ रहे हैं मेरी बात। -1 -2 -3, ठीक है। अब चलिए 0 0 का क्या होता है बच्चों, लिस्ट इंटीजर। 0 का तो 0 हो जाए, लेकिन 0.1 का क्या होगा, 0.1 का 1 हो जाएगा, 0.2 का 1 हो जाएगा, 0.3 का 1 हो जाएगा। तो 0 किसका रहा 0 का। तो 0 से पहले जितना भी नंबर है 0.9 0 0.8 और सॉरी 0 से पहले तो निगेटिव हो जाएगा ना बच्चों। हाँ 0 से पहले तो मैंने -0.9 0 -0.8 0, इस तरह से चलते चलते -0.1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इधर 0.1 का 1, 0.2 का 1, 0.3 का 0.9 का 1, है ना। तो देखिए 0 का तो 0 हुआ, लेकिन 0.1 का क्या हो गया 1, इसलिए यहाँ आपको सुनना देना होगा यहाँ तक 1 तक, है ना। क्योंकि 1 का क्या हो जाएगा 1 का तो 1 ही रहेगा। फिर 1.1 का देखिए, तो 1.1 का क्या हो जाएगा बच्चों 1.1 का 2 यहाँ चले आएंगे, है ना। 1.1 का 2 और तब तक 2 तक, कहाँ तक
इस तरह चलते रहेंगे, और 1.9 का भी 2 और 2 का भी 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गैपिंग आगे करेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए, समझ रहे हैं। तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब टूट टूट कर ग्राफ हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी देखा आपने और लीस्ट इंटीजर का भी देखा, है ना। इसका डोमेन इसका R हुआ -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, और रेंज जो है वह तो Z ही हुआ, इंटीजर हुआ, है ना। साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि इसका इनर साइड 0 होता है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होता था, आउटर साइड। बात समझ रहे हैं ना। तो ये डिफरेंस है ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन में। समझ गए बच्चों? चलिए इसको नोट कर ले, ये ध्यान में रहे। ग्राफ बहुत मदद करेगा कैलकुलस में। एक लास्ट हम लोग 7 नंबर, जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन बच्चों। कंपोजिट, जी हाँ, जैसे म्यूजिक में होता है बच्चों कंपोजिट म्यूजिक, मतलब कंपोज करके म्यूजिक, वही है कंपोजिट फंक्शन बच्चों। एक से ज्यादा फंक्शन जब मिक्स हो तो उसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, है ना। मोर देन वन फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। एक से ज्यादा फंक्शन, जैसे मैं दिखाना चाहता हूं, यहां देखिए साइन x², ठीक है। इसमें आपको कैसा लग रहा है? इसमें दो फंक्शन मिक्स है, एक साइन x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और दूसरा है अलजेब्रा। ये हुआ कंपोजिट फंक्शन। ये दोनों मिक्स होकर ये जो फंक्शन बना है, इस फंक्शन को कहा जाएगा कंपोजिट फंक्शन। समझ रहे हैं? उसके बाद अगर ये कहे sin² x, बोलिए, ये भी कंपोजिट है। कैसे? इसमें देखिए दो फंक्शन, एक sin x, देख रहे हैं, और दूसरा है x²। ये जो स्क्वायर है ये x² है ना। ये दोनों मिक्स होके ये बना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये फंक्शन तो सेम है, लेकिन ये दोनों क्या सेम है? sin x² इज इक्वल टू sin² x? नो, नॉट इक्वल, क्योंकि इसका तरीका अलग होता है बच्चों। ये अगर फॉग है, मैं इमेजिन करता हूं, ये फॉग है तो ये गॉफ है, अर्थात दोनों में अलग अलग मिक्सचर करने का तरीका है बच्चों, है ना। ये फॉग कहलाता है तो ये गॉफ कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बना। देखिए अगर fx, अगर फॉग की बात करें तो फॉग जो मिक्स होता है इस तरह से f ऑफ g, जी हाँ, f ऑफ gx e, और गॉफ जो मिक्स होता है g ऑफ fx, दोनों का तरीका अलग अलग है। यहां था f ऑफ gx और यहां है g ऑफ fx। और जानिए कि फॉग एंड गॉफ ये दोनों इक्वल नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? तो ये कंपोजिट फंक्शन है, ये सिंगल फंक्शन हुआ। जैसे एक एग्जांपल और लूं, जैसे कि आपको हम बताए कि मॉड sin x, ठीक है। इसमें दो फंक्शन है, एक sin x तो है जो दिख रहा है, और दूसरा है mod x। दूसरा क्या है? mod x। जी हाँ, ये कंपोजिशन, या ये भी कह सकते हैं कि इस तरह का, इसी का हम ऐसे लिख सकते हैं sin mod x। इसमें क्या है? इसमें भी बच्चों sin x है और दूसरा mod x, है ना। तो मैं इसका आपको आगे भी बताऊंगा कंपोजिट फंक्शन का। सिर्फ एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहा कि कंपोजिट फंक्शन किसको कहते हैं। मिक्सचर ऑफ टू या मोर फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। जी हाँ बच्चों, अर्थात दो या दो से अधिक फंक्शन को मिक्स करके जो फंक्शन तैयार किया जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन। ये ध्यान देना है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप समझ लें, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों लिमिट से, क्योंकि आपको लिमिट सबसे पहले जानना होगा, तभी आप कंटिन्यूटी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।